हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है रेटिनोस्कोपी। तो रेटिनोस्कोपी जो है इट्स अ डार्क रूम प्रोसीजर। इसको हम डार्क रूम प्रोसीजर में इंक्लूड करते हैं। और डार्क रूम प्रोसीजर्स में हम रेटिनोस्कोपी के अलावा एक पढ़ेंगे डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी या इन शॉर्ट डीडीओ। एक हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी डीओ, और एक हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी या आईडीओ। तो ये जो चार प्रोसीजर्स हैं, रेटिनोस्कोपी, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी और इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, ये सभी को हम डार्क रूम प्रोसीजर्स के हेडिंग में स्टडी कर सकते हैं। और डार्क रूम का मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि डार्क रूम में, यानी कि जब इल्यूमिनेशन कम होगी रूम की, तो डार्क रूम में हमें जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं आई के, वो बड़ी क्लियरली विजिबल होंगे। सो बिकॉज द विजिबिलिटी इज गोइंग टू इम्प्रूव इन अ डार्क रूम या सेमी डार्क रूम, तो जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे पीछे रेटिना से जो रेड ग्लो आ रहा है, तो ऑल द रिफ्लेक्सेस जो हैं वो बड़ी क्लियरली हमें नज़र आते हैं, जो हमने फोकस करना है। सो दैट्स वाई एज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हमें थोड़ा सा सेमी डार्क रूम या डार्क रूम जो है ज़्यादा पसंद है एज कंपेयर टू अ फुली इल्यूमिनेटेड रूम। हाँ, जो कॉर्निया का रिफ्लेक्स है वो आपको ब्राइट लाइट में ज़्यादा नज़र आता है, पर हमें कॉर्निया के रिफ्लेक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, रादर वो डिस्टर्बिंग होता है। तो जो प्यूपिलरी एरिया से, जो रेटिना से रिफ्लेक्सेस हैं, वो सारे आपके सेमी डार्क रूम या कम इल्यूमिनेशन या डार्क रूम में ही बेटर दिखते हैं। तो दैट इज वाई हम ये सभी प्रोसीजर्स को डार्क रूम में करते हैं, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं डार्क रूम प्रोसीजर्स। और आज हम पढ़ेंगे रेटिनोस्कोपी। तो रेटिनोस्कोपी क्या है? सो रेटिनोस्कोपी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। किसी भी पेशेंट की रिफ्रैक्टिव एरर को ढूंढने का। मतलब कि किसी भी पेशेंट को कौन सी रिफ्रैक्टिव एरर है, फिर वो चाहे मायोपिया है, चाहे वो एस्टिग्मेटिज्म है, चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया है, तो किसी भी पेशेंट को जो भी रिफ्रैक्टिव एरर है उसको ऑब्जेक्टिव मेथड से अगर हम डिटरमिन करते हैं या ढूंढते हैं, तो दैट मेथड इज बेसिकली रेटिनोस्कोपी। सो रेटिनोस्कोपी का मतलब है इट्स एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द रिफ्रैक्टिव एरर या रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ अ पेशेंट्स आई। राइट। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हमने पेशेंट को अपने सामने बिठाना है और उससे हमें कुछ भी पढ़ने को नहीं कहना है। तो अगर तो आपका पेशेंट आपके विजन चार्ट को पढ़ता है, और मान लीजिए कि वो पूरा चार्ट नहीं पढ़ पाता, यानी कि पेशेंट की जो विजन है वो कम है, तो जब भी पेशेंट विजन चार्ट को पढ़ेगा, तो वो जो रिफ्रैक्टिव एरर ढूंढने का मेथड है वो आपका सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन हो गया। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन नहीं करनी। हमारे पास पेशेंट हमारे बिल्कुल सामने बैठा है और उसको हमने पढ़ने के लिए नहीं बोलना। सो विदाउट मेकिंग द पेशेंट रीड द विजन चार्ट, हमने ऑब्जेक्टिवली उसका रिफ्रैक्टिव स्टेटस डिटरमिन करना है, और इस मेथड को हम बोलते हैं रेटिनोस्कोपी। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ये प्रोसीजर करते हैं ऑब्वियसली वो हो गया आपका रेटिनोस्कोप। सो देयरफॉर रेटिनोस्कोप जो है, इससे आप रेटिना नहीं देख रहे, इट इज नॉट यूज्ड टू एग्जामिन रेटिना। रेटिनोस्कोप से हमें रेटिना नजर नहीं आता, बल्कि रेटिनोस्कोप जो है वो तो एक रिफ्रैक्टिव एरर या रिफ्रैक्टिव स्टेटस पता करने का इंस्ट्रूमेंट है। तो आई शो यू कि रेटिनोस्कोप बेसिकली क्या होता है। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिनोस्कोप, और ये जो प्रोसीजर है वो रेटिनोस्कोपी है। अब इसमें बेसिकली हमें क्या देखना है कि पेशेंट हमारे सामने बैठा है, और उसमें से हम ये स्ट्रीक रेटिनोस्कोप के थ्रू एक लाइट पेशेंट की आई पे हम थ्रो करेंगे, और उससे हमें एक स्ट्रीक की तरह की रिफ्लेक्शन नजर आएगी। तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीक रेटिनोस्कोप। तो एक स्ट्रीक की तरह हमें पेशेंट के प्यूपिलरी एरिया में पेशेंट की आई के प्यूपिलरी एरिया में हमें
एक लाइट की स्ट्रीक जब हम थ्रो करेंगे तो हमें एक रिफ्लेक्शन से एक स्ट्रीक नज़र आएगी इन द प्यूपिलरी एरिया ऑफ द पेशेंट्स आई, और वो जो रिफ्लेक्स है, वो जो स्ट्रीक है, हमने उसको ऑब्जर्व करना है। आई विल शो यू कि ये जो स्ट्रीक है हमें कैसी नज़र आती है। सो लेट्स सी। तो इसको आप देख सकते हो, या सी दिस। तो ये हम अपने रेटिनोस्कोप से लाइट से पेशेंट के प्यूपिल को इल्यूमिनेट करेंगे और ये एक ऐसे हमें स्ट्रीक नज़र आएगी। तो इस स्ट्रीक वाले एरिया में, प्यूपिलरी एरिया में, हमें एक रिफ्लेक्स नज़र आएगा जिसको आप रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। और ये जो रिफ्लेक्स है इसको हम इस इंस्ट्रूमेंट से पेशेंट के कॉर्निया को ऐसे स्कैन कर सकते हैं। लेट्स से ये हम उसका वर्टिकल मेरिडियन स्कैन कर रहे हैं और इसको हम ऐसे रोटेट करके ये उसका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बन गया। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और दिस इज वर्टिकल मेरिडियन। सो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट की, ये हमारे रेटिनोस्कोप की लाइट है या स्ट्रीक है। अब इससे हमने क्या करना है कि हम वो रिफ्लेक्स जो है उसकी मूवमेंट को कंपेयर करेंगे विद द मूवमेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेटिनोस्कोप। सो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें कि ये पेशेंट की आई का प्यूपिलरी एरिया है और ये डॉटेड हमारा रेटिनोस्कोप का स्ट्रीक है और ये हमें एक्चुअल प्यूपिलरी एरिया में पेशेंट का रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है। सो जो हमारा बाहर वाला रेटिनोस्कोप है, हमने उसकी मूवमेंट को पेशेंट की रेटिनोस्कोप की जो मूवमेंट है उसके साथ कंपेयर करना है। अब इसमें दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि आप अपने रेटिनोस्कोप को लेफ्ट से लेके राइट तक मूव कर रहे हैं। यू आर मूविंग योर रेटिनोस्कोप फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली, और जो रिफ्लेक्स है वो मूव नहीं कर रहा। तो इसको हम बोलते हैं कि जो रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है वो न्यूट्रल है या इट इज़ नॉट शोइंग एनी मूवमेंट, सो नो मूवमेंट। अगर आपका रिफ्लेक्स जो है वो एक्सटर्नल रेटिनोस्कोप की मूवमेंट से, हम अपने रेटिनोस्कोप को ऐसे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, पर जो प्यूपिलरी एरिया में रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है वो मूव नहीं कर रहा, तो इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि पेशेंट को मायोपिया है -1 डायोप्टर का। तो पेशेंट की जो आई है वो उसको जो रिफ्रैक्टिव एरर है दैट इज मायोपिया ऑफ 1 डायोप्टर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को, रेटिनोस्कोप को लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, पर पीछे जो रिफ्लेक्स नजर आ रहा है प्यूपिलरी एरिया में वो उल्टा जा रहा है, यानी कि यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और जो रिफ्लेक्स है वो राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्स जो है वो अगेंस्ट द मूवमेंट जा रहा है। सो द रिफ्लेक्स इज मूविंग अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेटिनोस्कोप। तो इसका मतलब है कि पेशेंट को मायोपिया है 1 डायोप्टर से ज़्यादा का। सो पेशेंट इज हैविंग अ रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि पेशेंट इज हैविंग मायोपिया ऑफ मोर देन 1 डायोप्टर। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, जो पीछे प्यूपिलरी एरिया में रिफ्लेक्स नजर आ रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ द रिफ्लेक्स इज विद मूवमेंट। तो रिफ्लेक्स जो है आपके रेटिनोस्कोप की मूवमेंट के अलोंग जा रहा है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, रिफ्लेक्स भी लेफ्ट से राइट जा रहा है। आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो, रिफ्लेक्स भी राइट से लेफ्ट आ रहा है। तो अगर विद मूवमेंट है तो इसमें हमारे पास ऑब्वियसली 3 पॉसिबिलिटीज बच गई कि या तो पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक है, यानी कि उसको प्लस का रिफ्रैक्टिव एरर है, या आपका पेशेंट मायोपिक है लेस देन 1 डायोप्टर का मायोपिया से, या आपका पेशेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल है, 6/6 विजन है, यानी कि इमेट्रोपिक है। सो 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास अगर रिफ्लेक्स की जो मूवमेंट है वो विद द मूवमेंट है एज पर द मूवमेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेटिनोस्कोप। सो अब ये सारी बातें हमने रेटिनोस्कोपी में याद रखनी है कि रिफ्लेक्स की जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, कि वेदर द रिफ्लेक्स इज मूविंग against the movement of retinoscope, या reflex is not at all moving, या reflex is moving with the movement of the retinoscope। अब जनरली जो हम रेटिनोस्कोपी करते हैं, वेल ऑब्वियसली आप किसी भी पेशेंट में रेटिनोस्कोपी कर सकते हो, चाहे वो 2 साल का कोई छोटा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 15 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है। सो किसी भी एज में आप पेशेंट की जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस है उसको रेटिनोस्कोपी से ढूंढ सकते हो। पर जनरली हम क्या देखते हैं कि खासकर बच्चों में, चिल्ड्रन में, बच्चों में या कई बार यंग एडल्ट्स में,
तो चिल्ड्रन या यंग एडल्ट्स में जो अकोमोडेशन है वो काफ़ी एक्टिव होती है। जो अकोमोडेशन वाला पार्ट है वो काफ़ी एक्टिव होता है चिल्ड्रन या यंग एडल्ट्स में। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अकोमोडेट कर रहा है। वेल डिटेल में हम एक और क्लास में पढ़ सकते हैं कि जनरली जो हाइपरमेट्रोप्स हैं वो ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं। नॉर्मल जो बंदा है, नॉर्मल जो पर्सन है, वो सिर्फ नियर विजन के लिए या नज़दीक का या पास का देखने के लिए ही अकोमोडेट करता है। सो वी ऑल अकोमोडेट फॉर नियर विजन, बट हाइपरमेट्रोप्स जो है वो इवन दूर के लिए यानी कि डिस्टेंट विजन के लिए भी अकोमोडेट कर सकते हैं या करते हैं। तो हाइपरमेट्रोप्स जो है वो दूर के लिए या डिस्टेंट विजन के लिए भी अकोमोडेट करते हैं। और दैट इज द रीज़न कि जब वो दूर के लिए भी अकोमोडेट करते हैं तो उनके जो सिलरी मसल्स हैं वो थक जाते हैं और उनको एस्थेनोपिक सिम्टम्स आते हैं। उनको एस्थेनोपिक सिम्टम्स आते हैं क्योंकि वो अपने सिलरी मसल्स को इवन दूर के लिए या डिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अकोमोडेट कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें क्या करना पड़ता है कि उनका एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव स्टेटस ढूंढने के लिए हमें उनके जो सिलरी मसल्स हैं उनको पैरालाइज करना पड़ता है। तो जब भी हम सिलरी मसल्स को पैरालाइज करते हैं तो जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं साइक्लोप्लीजिक्स। तो जब भी आप साइक्लोप्लीजिक्स एजेंट डाल के रेटिनोस्कोपी करेंगे तो उसको आप वेट रेटिनोस्कोपी भी बोल सकते हैं, और बिना साइक्लोप्लीजिक के जो आप रेटिनोस्कोपी कर रहे हो उसको आप ड्राई रेटिनोस्कोपी भी बोल सकते हैं। तो अब कई तरह के हमारे पास साइक्लोप्लीजिक्स एजेंट हैं जो हम एज के अकॉर्डिंगली या पेशेंट के कंप्लेंट के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टडी के ये साइक्लोप्लीजिक्स एजेंट्स जो हैं कौन कौन से हैं। आई थिंक हमें ये डिस्कशन अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए रखनी होगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।